बात करो यहाँ पर कि जो ए की बात कर रहे थे आप, द कंजप्शन ऑफ ए वाज डैश, तो आप इसको जो कनेक्टिविटी रखोगे वो किससे रखोगे? विच वाले सेंटेंस से। तो कैसे लिखोगे? विच वाज ऑलमोस्ट, हमेशा इस वर्ड को याद रखो, ऑलमोस्ट, नियरली, क्लोजली, अप्रोक्सीमेटली, अबाउट। जो उसको एक्चुअल आपके पास डाटा नहीं है तो उसके नियर अबाउट बताएगा आपको कि वो कितना है। इजी। देन आप क्या करोगे कि विच वाज ऑलमोस्ट, अब इसको ले लो डबल, हाफ या जितना इसमें डिफरेंस है। विच वाज ऑलमोस्ट 30% लेस देन, जो सेकंड स्टेटमेंट की बात करेंगे बी। इट मींस ऑटोमेटिकली हमें क्या पता लग गया? जो डाटा पता लग गया किसका? बी का, क्योंकि हमने ए का डाटा दे रखा है। देन आप हाउएवर और वेयर एज का यूज करके थर्ड स्टेटमेंट को लगाएंगे। क्या लिखेंगे? हाउएवर डबल देन द डैश। एक से कम बताओ और एक से ज्यादा बताओ, जो आपकी फॉर्मेशन को क्या करेगा? थोड़ा अलग दिखाएगा। हम दोनों में अगर नीचे वाला ले लेंगे तो उससे कह देंगे कि डबल, इससे इतना ज्यादा है और उससे उतना ज्यादा है। बात तो वही रहेगी ना फिर, कि दोनों बार हम उसको इंक्रीज के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखा रहे हैं। एक को सिंपल फॉर्म में बताओ, देन दूसरे को बताओ विच वाज डबल और हाफ। अगर वो हाफ दिखा रहे हो पहले तो हाफ, डबल दिखा रहे हो तो डबल। देन द सेकंड वन, जिससे वो हाफ है या डबल है। हाउएवर और वेयर एज लगाओ और थर्ड फॉर्मेशन बताओ, जो आप तीन सेंटेंसेस को क्या कर सकते हो? एक में कवर कर सकते हो। इसमें कनेक्टर का भी अप्लाई होगा, फॉर्मेशन भी अलग बनेगी, एज वेल एज क्या होगा? आपकी लेंथ भी शो करोगे, होगी ना। आप तीन को एक ही में डिस्क्राइब कर रहे हो, अगर ये भी नहीं होगा कि उसकी बात ही नहीं हुई। देन आप बचे हुए दो में से एक को फुल एक्सप्लेन कर सकते हो। देन एक रिस्पेक्टिवली वाला वर्ड लगा के तीन को फिर से दो को इकट्ठा उठा के लिख सकते हो कि बुक्स बोरोड फ्रॉम डैश एंड डैश वर डैश एंड डैश रिस्पेक्टिवली, कि बुक बोरोड फ्रॉम ए एंड बी वर 5 and 8 रिस्पेक्टिवली, इन जो भी ईयर दिया होगा, इफ इन एनी केस दिया हुआ है। अब हमें पता है कि इसमें जून जुलाई दिया हुआ, तो हम इसमें क्या लिखेंगे? इन जून, इन जुलाई, और जिसमें की बात करेंगे। इजी। ये फॉर्मेशन को ध्यान में रखना है, बहुत ही वर्किंग है। कब? जब आपको लेंथ शॉर्ट करनी है या अपनी फॉर्मेशन को क्या करना है? थोड़ा अलग दिखाना है। इजी। देन अब बात करते हैं, अब इसी को अगर हमने जून जुलाई अगस्त में लेना है तो हम किसी एक सब्जेक्ट को उठाएंगे। फिर ऐसा सब्जेक्ट देखो जिसमें डिफरेंस वो चीज दिख रही हो, ठीक है। अब आपको पता है कि वो कांस्टेंट दर से नीचे आ रही है, कांस्टेंट रेट से वो क्या है? डिक्रीज हो रही है। तो मिडिल एस्पेक्ट उठाओ उसका, जो क्या करेगा? शो करेगा कि जुलाई में कितनी है और उससे डबल है और उससे वो हाफ है। कोई दिक्कत आएगी? आप जब टेबल में है, टेबल में बहुत रेयर आ जाता है कि वो हाफ और डबल में आए, पर हाँ समवेयर डाउन द लाइन आप खुद चूज कर सकते हो ना तीन ऐसे कंपैरिजन जिसमें एक कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट में आ जाए। एक में 49 है, दूसरे में 110 है, आप ऑलमोस्ट में डाल के डाल सकते हो। उसको थोड़ी वो प्रॉपर देखेगा कितना 10 है 20 है। जब आप ऑलमोस्ट वर्ड और अप्रोक्सीमेटली लगाते हो तो वो नियर बाय बताने के लिए ही होता है कि वो कितना है। तो इस चीज में बहुत इजी सेंस में आप अपने डाटा को क्या कर सकते हो? कवर कर सकते हो। एक फॉर्मेशन आपकी तीन सेंटेंसेस को कंपैरिजन के साथ होगी, तीन सब्जेक्ट की। एक फॉर्मेशन आपकी रिस्पेक्टिवली वाली होगी, जो आप हर बार यूज करते हो। इजी। देन थर्ड कंपैरिजन जो होगा वो क्या होगा? आप दो सब्जेक्ट को नॉर्मल कंपैरिजन में ले सकते हो। उसमें बस आपने वेरिएशन क्या करना है? अब बार बार आप बोरोड ए से ना शुरू करते हो, इसमें टाइम ड्यूरेशन से शुरू कर दो सेंटेंस को, जिससे स्टार्टअप सेंटेंस का थोड़ा अलग हो जाएगा। उसमें आप डाटा को भी आगे उठा सकते हो। कैसे? कि इन जून, उसमें पंक्चुएशन लगेगी साथ ही। जब भी टाइम आप लिखते हो, इन 19 कुछ लिखते हो, इन 2000 लिखते हो, तो उसके साथ पंक्चुएशन लगाया करो, जिसको हम कोमा कहते हैं। वो भी आपकी ग्रामेटिकल एरर में
आती है। ठीक है, देन आप क्या करोगे, उस चीज को कोमा के बाद आप उसको शुरू करते हो तो अपनी फॉर्मेशन को थोड़ा क्या कर दो, बदल दो। पहले आपने कंजप्शन ऑफ ए बुक्स, कंजप्शन ऑफ या फिर जो बोरोड फ्रॉम लाइब्रेरी जो बात की थी वर डैश। अब अपने नंबर और परसेंटेज बाद में दी थी, हम इसमें पहले दे सकते हैं। इन जुलाई डैश नंबर ऑफ बुक्स बोरोड फ्रॉम द डैश लाइब्रेरी विच वॉज डैश क्या मोर देन। अब इसमें टाइम है तो लिख सकते हैं कि उसी लाइब्रेरी में जो बुक्स की बोरोइंग थी वो क्या होगी, इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। टाइम के लिए हम यूज कर सकते हैं ना ये फॉर्मेशन। अब उस फॉर्मेशन में दो तरीके से लिख सकते हो आप, या तो आप टिल वर्ड का यूज कर सकते हो और टू एज अ सिनोनियम कि किस हद तक बढ़ी और कम हुई। टिल और टू का मतलब होता है तक। हमें जो डाटा हमें दिया हुआ है फॉर एग्जांपल वहां पर 30 और 40 है, 30 से इंक्रीज होके क्या होगी 40। अब जब टू वर्ड का यूज करोगे तो क्या लिखोगे उसमें, इंक्रीज अप टू और इंक्रीज टिल 40। कहां तक बढ़ गई वो, 40 तक। वहीं अगर आप यूज करते हो बाय का तो फिर उसमें क्या आता है, डिफरेंस, कि कितना डिफरेंस आया उनमें। इंक्रीज्ड बाय 10% और 10 नंबर्स, तो वो ऑटोमेटिकली क्या दिखाएगा हमें, कहां तक हो गया वो 40 तक। कुछ चीजें डायरेक्ट लिखते हैं, कुछ इनडायरेक्ट लिखते हैं। डायरेक्ट के लिए हम रिस्पेक्टिवली वाली फॉर्मेशन डालेंगे, कंपैरिजन के लिए हम इंक्रीज्ड बाय और टू का यूज करेंगे, और थर्ड एस्पेक्ट जो मैंने बताया है आपकी लेंथ के लिए या फॉर्मेशन अलग के लिए, वो लगाने के बावजूद आप बहुत चीजें एक्सप्लेन कर सकते हो। तो एक को भी उसको तो रखना ही रखना है, पर अब जब आपको लेंथ शॉर्टर करनी है तो एक में आप कुछ एक्सप्लेन कर दोगे तो तीनों का जिक्र हो गया उसमें, समझ रहे हो। और एक इसमें ना बहुत अच्छा वर्ड यूज होता है जो आपको क्या बताता है, डाटा को खत्म करने के लिए बहुत इजी सेंस देता है। आप उसको कंक्लूजन में भी यूज कर सकते हो और किसमें, VB12 में भी। जो आपने हाईएस्ट वगैरह वाले वर्ड यूज करते हो उसमें हाईएस्ट ना डाल के एक डाटा बताओगे। आप क्या बोलते हो कि जून में इतना था और जुलाई में इतना था, उसकी जगह आप सीधा लिखा करो इन द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। हमेशा एक टाइम पीरियड जब दिया होता है उसमें आप पीरियड वर्ड यूज कर सकते हो, इन द बिगिनिंग ऑफ टाइम पीरियड, या फिर इन द बिगिनिंग ऑफ पीरियड ये इतना था एंड एट द एंड ये। उसमें भी आप न्यूमेरिकल वे में डाटा दे रहे हो तो वो VB1 और 2 का पार्ट बनेगा। वही अगर आप कंक्लूजन में देना चाहते हो तो इसको सीधा डायरेक्ट दे सकते हो, इट वाज हाईएस्ट इन द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड वेयर एज लीस्ट एट द एंड। ठीक है, अब हमें पता है कि इसमें जो ये सर्टेन मूड वाली लाइन है वो फ्लक्चुएट कर रही है, इंक्रीज डिक्रीज देन इंक्रीज। तो आप इसमें एक कंक्लूजन में भी लाइन डाल सकते हो और इसमें भी डाल सकते हो, जैसे हम डालते हैं इट वाज कांस्टेंट थ्रू आउट द ईयर। इसमें ये वर्ड आएगा थ्रू आउट द ईयर। कुछ ही बच्चे यूज करते हैं इस चीज को, इस वर्ड को, कि थ्रू आउट द ईयर। उस वर्ड को यूज करते हुए आप कह सकते हो कि इट शोड या इट रिफ्लेक्ट्स क्या, फ्लक्चुएशंस थ्रू आउट द ईयर एंड रीच्ड, कहां तक पहुंच गया लास्ट में, रीच्ड टिल डैश एट द एंड ऑफ द पीरियड। एक फॉर्मेशन ये भी डाल सकते हो। आपको डाटा नहीं एक्सप्लेन करना सारा पूरी लाइन का, जब शॉर्टर करनी है लेंथ को तो क्या बताओगे, क्या कि थ्रू आउट द ईयर फ्लक्चुएशंस थी और लास्ट में ईयर के कहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया। मैक्सिमम एस्पेक्ट आपके पास्ट में आते हैं तो इसलिए मैं वॉज और वर का यूज कर रहा हूं और इज वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज कर रहा हूं, क्योंकि मैक्सिमम टास्क टू आपके किस में आते हैं, पास्ट में। रेयर चांसेस होते हैं वो किस में, प्रेजेंट में और फ्यूचर में जाएं। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, बट मैक्सिमम किस में जाता है, वो पास्ट की फॉर्म में ही जाता है। अब आपको पता लग गया कि फॉर्मेशंस कैसे यूज करनी है। इन फॉर्मेशंस का हर एक टास्क में यूज करना है, जो टेबल, बार, लाइन और चार्ट जो भी आपको दिया होगा उस टाइम फाइल। ठीक है, अब बार बार सेम फॉर्मेशन ना यूज करते हुए इन अलग अलग फॉर्मेशंस को यूज करना, आपके डाटा का वे ऑफ एक्सप्लेनेशन चेंज हो जाएगा। आप 4 फॉर्मेशंस 5 जो मैंने बताई हैं उसको यूज करते हो, आई डोंट थिंक सो कि उसके बाद आपके पास 150 वर्ड्स नहीं बनते।
क्योंकि 150 वर्ड्स के लिए आपको 50 वर्ड्स तो कंक्लूजन और इंट्रो में भी देने पड़ते हैं, और 100 वर्ड्स 5 फॉर्मेशन, इजीली 20 वर्ड की एक फॉर्मेशन निकलती है। आप लेंथी ना जाओ, आप अगर इसी को एक्सप्लेन करना है तो पूरा कर दो, शॉर्टर में रखना है तो बार बार हर एक को एस्पेक्ट में उठा के रिस्पेक्टिवली वाला उसको डाल के एक में कर दो, जो दूसरा एस्पेक्ट छोटा है उसको नॉर्मल में रखो। मान लो इसको फुल एक्सप्लेन कर दिया 70-80 वर्ड्स का, तो जो दूसरा चार्ट होगा उसमें वो 3 वाला कंपैरिजन करके या रिस्पेक्टिवली वाला डाल के सारा एक में ही डाटा को इलेबोरेट कर देना कि क्या है वो, ताकि आपकी लेंथ भी और टाइम मैनेजमेंट भी इक्वल उतना ही टाइम। सबसे पहले क्वेश्चन को 2 बार पढ़ लिया करना, क्या रहता है इसमें, डिफरेंस नहीं होता, सेम इसी को बार में भी कन्वर्ट कर सकते हैं हम। डिफरेंस क्या रहेगा, जो ये 5 लाइनें इसको बार बना देंगे, और टाइम है उसके लिए ये 5 लाइनें हर एक में आ जाएगी। अगस्त जून जुलाई सेम रहेगा, जून में 5 बार हो जाएगी जो दिखाएंगे इसको, और डाटा सेम रहेगा। पाई चार्ट में भी सेम एज इट इज होगा, 4 पाई चार्ट बन जाएंगे अलग अलग टाइम के, और 5 को हम पाई के थ्रू दिखा सकते हैं कि ये है, और उसमें डाटा बीच में डाल सकते हैं ये कितना था। सेम यही टेबल में जाना है तब भी हम लिख सकते हैं, क्या 2 ईयर बना देंगे और 5 क्या बना देंगे सब्जेक्ट, और उन 5 सब्जेक्ट का ईयर के अकॉर्डिंग क्या, टाइम के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, डाटा दिखा देंगे कि इस ईयर में इसका इतना था, इसका इतना था। जब भी कुछ भी आ जाए आपको अपनी फॉर्मेशंस और अपनी कंटेंट पे ध्यान रखना है कि हमने 3-4 एस्पेक्ट जो है सब्जेक्ट, मैक्सिमम में 2 ही एस्पेक्ट आते हैं, जिसको आप 3 भी कह सकते हो। एक में डाटा होता है न्यूमेरिकल, कौन सी फॉर्म में है, वो नंबर में है, डॉलर्स में है, मिलियंस में है, किस में है, परसेंटेज में है। सेकंड टाइम, एंड थर्ड सब्जेक्ट। फोर्थ कई बार आ जाता है, जो लाइन ग्राफ में मैक्सिमम फोर्थ बनेगा, उसके अलावा नहीं बन सकता। कई बार एज का भी दे देते हैं, इस साल में ये चीज हुई थी, इस एज के ग्रुप ने किया ये, उसमें कई बार वो एस्पेक्ट बदल देते हैं, उसमें फॉर्मेशन सेम रहती है, बस आपको उसमें पीपल वर्ड का यूज कर देना चाहिए बीच में। कुछ लोग बच्चे कहते हैं कि थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है, सेम एस्पेक्ट को कैसे लिखें। अब इसमें जो इसकी इंट्रो होगी उसमें हमेशा एक एरिया की बात जरूर कहते हैं कि किस देश में ये चीज हुई है। अब वो देश में गई है तो आप कॉमन है कि उस देश के लोगों की बात ही करोगे ना। बोरोड बाय यूके's people या people of the UK, dash number of books borrowed by the people who live in UK। अब who वर्ड यूज करके आप उसको इलेबोरेट भी करके दिखा सकते हो। फॉर्मेशन बदलनी है ना आपने, थोड़ा अलग एस्पेक्ट दिखाओ। इन चीजों का यूज करके आप बहुत अच्छे से 4 टास्क एक्सप्लेन कर सकते हो बहुत प्यार से, और इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। सेम फॉर्मेशन हर एक टास्क में आएगी क्योंकि उसमें डाटा ही गिवन होता है। सिर्फ मोल्ड और फ्रेम क्या करना है उस टाइम, वो कंजप्शन है, वो बोरोइंग है, वो परचेजिंग है, वो लैंडिंग है, वो क्या चीज है, समझ रहे हो। सिर्फ इस लाइन को चेंज करना है, बट फॉर्मेशन एज इट इज कंपैरिजन वैसे के वैसे ही रहेंगे। हमेशा एक बार जो लिख दिया उसके बाद उस चीज को दोबारा लिख के सेकंड एस्पेक्ट थर्ड एस्पेक्ट चेंजेस में लाया करो। फर्स्ट हमने बड़ा कंपैरिजन कर दिया 3 वाला, सेकंड हमने रिस्पेक्टिवली डाला, ताकि थर्ड में हम दोबारा कंपैरिजन कर रहे हैं तो ये ना लगे थर्ड 3 वाला कंपैरिजन और 2 वाला एक जैसा है, समझ रहे हो। इस तरीके से हम अपने आप को स्टेप बाय स्टेप क्या करते हैं, स्ट्रक्चर करते हैं। वो स्ट्रक्चरिंग अगर BQ1 अच्छा हो जाता है तो इंट्रो और कंक्लूजन इतना मैटर नहीं करते, क्योंकि इसको डाटा से भी मतलब होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि इंट्रो से मतलब नहीं होता, पर वो होता है कि आप सिंपल भी लिखते हो इंट्रो वो तो चलता है, बट क्या होता है ये ज़्यादा मैटर करता है। इजी टास्क में किसी को दिक्कत हो इन 4 एस्पेक्ट्स में, जो लेटर ऑन दो है जो है लाइफ साइकिल, प्रोसेस और मैप, उसमें भी बता देंगे नेक्स्ट डे की क्लास में, या दोबारा पहले इन 4 में बताओ किसी को दिक्कत है तो। रिपीटेशंस को अवॉइड किया करो, हर एक चीज को अवॉइड किया करो। ट्राई टू इम्प्रूव योर वोकैब और सिनोनिम्स। सिनोनिम्स इम्प्रूवमेंट मींस ऑटोमेटिकली आपकी एक वोकैब तैयार होती है। हमें पता है कि टाइप्स को क्या लिखते हैं, मोड्स भी लिख सकते हैं और काइंड भी लिख सकते हैं, लिख सकते हो ना।
जब इंट्रो में ये लाइन आती है हमेशा वर्ड का यूज किया जाता है, डिफरेंट टाइप ऑफ एजेस, डिफरेंट टाइप ऑफ एरियाज, कुछ भी, तो उसमें वर्ड बदला करो। आप क्या करते हो, उठाया लिख दिया, एज इट इज ना लिख के आप उसको एक आप ईयर को लिखते हो तो उसमें मैंने पहले भी शायद एक बार बताया था, आप इन ईयर्स लिखा होता है, इन डैश ईयर, इन द ईयर कर सकते हो, बिटवीन की जगह आप ड्यूरिंग कर सकते हो, जब इस टाइम के दौरान हुआ है तो उस दौरान का मतलब तो वही होता है ना, बीच और दौरान का मतलब तो वही हुआ। ऐसे वर्ड्स को थोड़ा यूजेज में लाओ। सबसे पहला तो यही कि टास्क को समझ के 2 मिनट 3 मिनट लगाओ, 2 बार क्वेश्चन पढ़ो, 3 बार क्वेश्चन पढ़ो। मैक्सिमम में गलती क्या रहती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज कर देते हैं वो, कई बार बाय के साथ थर्ड फॉर्म यूज होती है, और कई बार क्या होता है सिंपल सेकंड फॉर्म यूज होती है, कंफ्यूजन रह जाती है दोनों में। एक में तो सेकंड वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं समझ आती, सारा प्रेजेंट में चला जाता है तो गलती हो जाती है। और कई बार पैसिव फॉर्म होती है जिसमें हम सिर्फ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं उस पैसिव को बताने के लिए, क्योंकि ऑब्जेक्ट आगे आ जाता है। हम सोचते हैं कि ईडी लगा हुआ है पास्ट में जाएगा, पर वो ईडी ना देखते हुए आपने क्या करना है, हमेशा टास्क के ऊपर भी आपको एक लाइन दी होती है, जैसे इसके ऊपर दी हुई है नंबर ऑफ बुक्स बोरोड फ्रॉम डैश। अब इसमें पता लग रहा है कि ये ईडी है तो सेकंड फॉर्म है, बाय नहीं है ना, तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है जो आपको बताएगी पास जा रही है। यहाँ अगर क्या आ जाती है, जब आपके पास टाइम ड्यूरेशन नहीं होती, यहाँ पर अगर फर्स्ट फॉर्म आ जाती और इंट्रो के अंदर क्या आ जाता है, जो आपको दिया हुआ है क्वेश्चन उसके अंदर क्या होता है, टाइम दिया हुआ है, तो टाइम को देखते हुए आप डायरेक्टली पास्ट पे जा सकते हो। अगर टाइम नहीं है तो उसके लिए जस्टिफाई कर रहा हूँ कि क्वेश्चन को गलत ना समझना। कई बार जैसे एक अपना गलत होता भी है, यहाँ पर है आता होता है जिसमें स्पेंट वर्ड यूज आ जाता है, स्पेंड की जगह वर्ड क्या आता है, स्पेंड, पढ़ने वाला उसको स्पेंड ही पढ़ के सारा प्रेजेंट में लिख के आता है, पर वो सेकंड फॉर्म बताता है। मैक्सिमम में तो ईडी लगा होता है, एंजॉयड, वेस्टेड, कुछ ना कुछ ऐसे वर्ड लगाते हैं जिससे पास्ट पता चलता है, क्योंकि ईडी हमारे मुंह पे होता है, पर वर्ब की सेकंड फॉर्म जो रहती है अलग सेंस में, जो उसमें हमें दिक्कत आती है बहुत बार, कि हमें समझने में दिक्कत आ जाती है और हम सारा टास्क प्रेजेंट की जगह फ्यूचर में या कहीं और चले जाते हैं, प्रेजेंट में आ जाते हैं पास्ट की जगह। तो इस चीज को जरूर नोटिस किया करो, क्योंकि जब तक क्वेश्चन नहीं समझोगे, चाहे आप 8 मिनट वाली राइटिंग कर लेना, तब भी क्या रहेगा, वो वेस्ट ही रहेगा, क्योंकि टास्क रिस्पॉन्स नहीं है तो 6 कभी भी नहीं आएंगे। जब तक टास्क रिस्पॉन्स अच्छा नहीं होगा, टास्क रिस्पॉन्स तभी अच्छा होगा जब आपको क्वेश्चन का पता होगा। इजी, ओके, देन हम टास्क 2 की बात करते हैं, ठीक है, 2 मिनट। ओके, टास्क 2 की बात करते हैं। अब बात करते हैं टास्क 2। टास्क 2 में मोस्ट ऑफ द टाइम जो अब तक मैंने जितनी नोटबुक सेट की, जो मैंने इवैल्यूएट किया है, उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चों का जो टास्क रिस्पॉन्स है वो ही डेविएटेड है। टास्क रिस्पॉन्स मतलब टास्क को छोड़ के देखें, आप एक जनरल एस्पेक्ट लेके चल रहे हो जो कि टास्क से कहीं भी अलाइन नहीं जा रहा। दैट इज द ओनली रीजन कि पानी नहीं आ रहा, पानी नहीं आ रहा।